नमस्कार। मैं दीपक कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +2 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका ही लेक्चर नंबर 2 है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि इस तरीके से हमें जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत इसका जो डेवलपमेंट है वो क्यों किया गया था और जाना था इसके बारे में। लेकिन आज की हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसकी जो ज़रूरत है वो क्यों की जा सकती है, किस तरीके से इसको महत्वपूर्ण वो माना जा सकता है। तो एक और इस तरह के कार्टून और टिप्पणियाँ हैं, तो दूसरी हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। अमूमन यूएन कहे जाने वाले एक संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन सबकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन की जरूरत क्यों आई, हम कुछ ऐसे दो लोगों के विचारे पढ़े और उन्हें संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी है वो देखें। तो मुख्य रूप से जो यूएन के नाम से संयुक्त राष्ट्र को जाना जा सकता है, इसके अंदर जो यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम के द्वारा जिसका जो यूएन है वो यूनाइटेड नेशन के नाम से इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जा सकता है। तो किस तरीके से इसका जो इसकी ज़रूरत है, इसके आकलन के माध्यम से अलग अलग इसको एक लोगों के क्वेट के माध्यम से इसको देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन मानवता को सिर्फ स्वर्ग बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये हमारे दूसरे जो महासचिव थे डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनके द्वारा कही गई कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हम मानवता को स्वर्ग में बचाने के लिए नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए, यानी कि विश्व के प्रताड़ना से बचाने के लिए इसकी जो गठन है वो किया गया। बतकई की चौपाल ठीक कहा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती है, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते हैं कि हथियार लड़ाने से बढ़िया कि जबान लड़ाई जाए, क्या यह बात बेहतर नहीं कि हम ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों में एक दूसरे का खास सर खाएं, बनस्पति लड़ाई के मैदान में एक दूसरे की सर कलम करने के लिए। तो शशि थरूर के द्वारा कही गई ये जो लाइनें हैं कि किस तरीके से हम इन बिना लड़ाई के बातचीत के माध्यम के द्वारा हम अपने जितने भी जो समस्याएं हैं उनको सुलझा सकते हैं। ये दोनों उद्गार एक महत्वपूर्ण बात की ओर तरफ इशारा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के माहौल में मदद करते हैं, विदेशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर की जीवन स्थितियाँ कायम हो सके। यानी कि किस तरीके से देशों और देशों की परिस्थितियों के माध्यम के द्वारा इनको युद्ध और शांति के रूप में मददगार है वो माना जा सकता है, जिसके द्वारा हम देशों की सहायता करने के बाद उसकी जीवन परिस्थितियों को कायम है वो रख सकते हैं, बेहतर जीवन परिस्थितियों को देखा जा सकता है। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वेद विरोध के कारण एक दूसरे से युद्ध ठान ले। तो यानी कि जितने भी देशों के बीच में आपसी वेद विवाद होते हैं उनके द्वारा यह मतलब कभी वही नहीं निकाला जा सकता जिसके माध्यम के द्वारा वो युद्ध की स्थिति के अंदर चले जाएं। इसकी जगह वे विभेदों के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं, यानी कि किसी भी विवाद की स्थिति के अंतर्गत उसका जो समाधान है वो निकाला जा सकता है। वस्तुतः अधिकांश झगड़े और विवादों का समाधान बिना युद्ध के किया जाता है, लेकिन यह ऐसा तथ्य है जिस पर हम कम ध्यान देते हैं। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसके अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। तो मुख्य रूप से जो बिना विवाद के, बिना युद्ध करने के बाद इनकी जो स्थिति के अंतर्गत समझा जा सके, जिसके अंदर हर महत्वपूर्ण भूमिका के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि आपसी बातचीत के द्वारा ही आपसी सदस्यों के बीच में जो युद्ध की स्थिति को कम करने की कोशिश की जाती है और किसी भी दूसरे शक्तिशाली के देश द्वारा ध्वंस यानी कि जो अपना प्रभाव ना उसके ऊपर रखते हुए जो शांतिपूर्ण तरीकों से राज्यों के अंदर बातचीत है वो की जाती है। जब राज्यों में इस बात का सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के में सदस्यों के देशों की मदद है वो करते हैं।
तो जितने भी राज्यों के बीच में सहमति होने के बाद, यानी कि इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो सहमति से ही जो संगठन है वो कायम रह जा सकते हैं, और शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम के सहयोग के द्वारा ही वो मदद आपस में कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसे तरीके से मददगार होते हैं। संयुक्त राष्ट्रों के अक्सर सामने कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब साथ मिलकर काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी है। कुछ लोगों का तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी का टीके लगाने में सहयोग करे। हम ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभावों का उदाहरण भी ले सकते हैं, यानी कि एक संगठन के तौर पे जिस तरीके से इसका जो चुनौतीपूर्ण कार्य देखा जा सकता है उसके अंदर हम मिलकर कार्य वो कर सकते हैं। जिस तरीके से एक बीमारी का जो उदाहरण है वो दिया गया है, यानी कि एक रोग को ख़त्म करने के लिए उसका विश्व के अंदर तभी उस रोग को मिटाया जा सकता है जब हर एक देश उस रोग को ख़त्म करने के लिए उस टीके का इजाद करे, उसको सहयोगपूर्ण रवैया करें। जिस तरीके से हम पोलियो वैक्सीन का जो प्रयोग है वो देख सकते हैं कि आज विश्व के अंदर जो पोलियो बीमारी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो इसका जो सहयोगपूर्ण कार्य है वो क्या है कि लोगों के आपसी सहयोग के द्वारा इसका किया गया जो सहयोग है वो देखा जा सकता है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के से तापमान बढ़ रहा है, इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल है, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ सकता है। तो दूसरा मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो तापमान बढ़ रहा है और जिसकी वजह से समुद्र तल की ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है, और उसके माध्यम से जितने भी समुद्री तट के इलाके हैं वो छोटे छोटे टापू या शहर है वो डूब सकते हैं। तो इस तरीके के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए, उसके दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए लोगों के आपसी बातचीत के द्वारा इसका हल है वो ढूंढा जा सकता है। तब भी अंततः सबसे प्रभावशाली समाधान तो यही होगा कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना जरूरी है। तो इसके लिए आपसी सहयोगपूर्ण रवैये के द्वारा ही इस समस्या का समाधान है वो किया जा सकता है। दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरतों को पहचानना और उसको सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। देश सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या है इस पर हमेशा उनकी भी सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन कितना उठाएगा, सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा नियोजित तरीके से ढंग से कैसे हो, मापतोल के बाद तो तय हो, उससे कोई मुकरा नहीं जा सकता। यानी कि आपसी विवाद और इस परिस्थितियों से बचने के लिए लोगों के बीच में अलग अलग जो उदाहरणें बनाई गई हैं उनके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि सभी के बीच में जो सहमति है वो कायम रह सकती है। बिना सहमति के किसी भी विवाद की स्थिति के अंतर्गत हम किसी भी समस्या के ऊपर जो कारगर रणनीति है वो नहीं अपना सकते। जो बातें तय हुई है उसमें से कोई भी दगा न करे। इन बिंदुओं को सभी देख हमेशा सहमत है वो नहीं जाएंगे। यानी कि जो भी आपसी विवाद के बीच में जो समाधान निकालने की कोशिश की जाती है, जिसके अंदर जो बातचीत की जाती है, उसी बातचीत के माध्यम के द्वारा दोनों पक्षों के ऊपर सहमत है वो माना जा सकता है। उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ सर्ववाद और चर्चा में मददगार हो सकता है? क्या यह संगठन अमेरिकी सरकार के ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। तो इसी के अंतर्गत ये दिए गए जिस तरीके से एक शक्तिशाली देश के द्वारा आपसी विवादों समाधान के लिए उसके ऊपर अंकुश है वो लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके ऊपर क्या अंकुश इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इसके बनाए गए जो नियम है वो निर्धारित करने के माध्यम के द्वारा, चर्चा और संवाद के द्वारा उसमें जो मददगार है वो हो सकता है। तो कई बार शक्तिशाली देश के द्वारा जो रणनीतियाँ बनाई जाती है उसके अंदर जो अमेरिकी और अन्य जो ताकतवर देश हैं वो इन बातों को निगलेक्ट है वो कर देते हैं। तो इन सभी के बीच में जो अंकुश लगाने की जो प्रक्रिया वो बताई गई है वो चैप्टर के अंत में हम वो देखेंगे। आगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास किस तरीके से इसका डेवलपमेंट है वो देखा जा सकता है। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूरी है, किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध न रोक पाया। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कई ज़्यादा लोगों मारे गए और घायल हुए थे। तो लीग ऑफ नेशन यानी कि जिस तरीके से इस राष्ट्र संघ की जो व्यवस्था की गई थी उसके माध्यम के द्वारा इसका जो डेवलपमेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पे किया था। और दूसरा विश्व युद्ध यानी कि 1947 से लेकर ये 45 में न रोकने की वजह से इसको असफलता के रूप में जाना जा सकता है।
लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारियों के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया था। तो दूसरे जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में जो उत्तराधिकारियों के रूप में जो राष्ट्र संघ की स्थापना की थी वो 1945 में से स्थापित है वो किया गया था। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के बाद एक संगठन की स्थापना हो गई थी। दो विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। तो मुख्य रूप से इसकी जो आंदोलन या उद्देश्य के रूप में इसको देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत 51 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के ऊपर दस्तखत करने के बाद की जो स्थापना थी वो की गई थी। और मुख्य रूप से इसकी जो उद्देश्य था वो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह को आसान करना। इसकी स्थापना के पीछे यह शक काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम में करेगा। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावना को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ हल लाने की थी। यानी कि इसकी जो स्थापना करने के बाद आपसी झगड़ों के साथ साथ जितने भी विकास के मुद्दे हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे रहे, उनके बीच में जो अभाव की स्थिति रही हो, पूरे विश्व के अंदर इसकी संभावनाओं के बीच में दोनों या सभी राष्ट्रों को एक गुट के अंदर स्थापित करने की जो कोशिश है वो देखी जा सकती है। 2011 की संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है वो किया है। यानी कि 2000 की इसकी जो वर्तमान में जो पॉपुलेशन या सदस्य देश वो 193 है, और जिसमें सभी स्वतंत्र देशों को शामिल है वो किया गया है। इसके सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य हैं, जिनके नाम है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। यानी कि जो इसकी सुरक्षा परिषद जो मेन इसका पार्ट्स माना जा सकता है, इसका भाग और कार्यकारी परिषद है वो मानी जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत 5 इसके परमानेंट मेंबर है, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस और चीन है वो शामिल हैं। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी थे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो मुख्य रूप से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और महायुद्ध के विजेता के रूप में इसे जो स्थायी सदस्य के रूप में इसे चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि जो महासचिव होता है, यानी कि जो एक्टिव रूप की इसका जो मेंबर या सदस्य होता है, इसे महासचिव के रूप में जाना जाता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव है। उन्हें महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला। ये 95 से 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन ऑफ हाई कमीशन के फॉर रिफ्यूजीज रहे हैं। इनके अलग अलग इनको जो हमारे वर्तमान 9वें जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है और इन्होंने 2017 से ये पद को संभाला। ये मुख्य रूप से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा विरोध तथा आम सभा में चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, और ये सारे के सारे जो इसके अंदर जो एक अंग के रूप में जिसको इसके जो स्थायी सदस्य या अनेक एजेंसियां वो स्थापित की गई है जो अलग अलग नामों से जानी जा सकती है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो बच्चों के लिए कार्य करती है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जो अलग अलग शिक्षा और सामाजिक संगठन के रूप में कार्य वो करती है। इन सभी सदस्य देशों के बारे में अलग अलग जो प्रणाली वो अपनाई जाती है, वो इन अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से जो अलग अलग प्रणाली या कार्य प्रणाली वो अपनाई जाती है। यानी कि अलग अलग जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्य हैं, अलग अलग कार्य को निपटाने के लिए इन एजेंसियों की स्थापना वो की गया है और अलग अलग कार्यों के तहत उनकी जो कार्य प्रणाली वो अपनाई जाती है और अलग अलग उसका जो रिक्वायरमेंट के तहत उसकी स्थायित्व प्रदान है वो किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।